आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पेपर का सीरीज देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर का सीरीज है QQARR/1 एंड क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो है 31/1/2 एंड सेट जो है वो है 2। ओके, तो यदि आपका यही वाला क्वेश्चन पेपर आया था तो हम लोग इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पिछले के सारे सेट्स के अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आंसर्स बताए थे, वैसे हम लोग इस सेट के भी सारे क्वेश्चंस के आंसर को एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लीजिए कि आपका यही सारा क्वेश्चन आया था कि नहीं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया सेक्शन ए के अंदर जो कि 2 मार्क्स में पूछा गया था कि ओजोन क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होता है। ओके, तो ओजोन क्या होता है, क्या बताना था कि ओजोन जो है वो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन का कैसे फॉर्म होता है, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन मेनली लिखना था, उसे थोड़ा एक्सप्लेन करना था कि जो यूवी रेडिएशन आते हैं सन से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को स्प्लिट करते हैं, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के एटम में चेंज करते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो O2 क्या बन जाता है, O बन जाता है। और जब वो O2 टूट करके O बन जाता है तो वो O जो है वो कंबाइन कर जाता है। किसके साथ वो कंबाइन करता है, वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ एंड फिर बना देता है O3। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना था। और ओजोन हमारे इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है तो ये आपको बताना था। तो इसका क्या अफेक्ट होता है आप लोग जानते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे और करके पूछा गया है कि आप लोगों को 2 ह्यूमन मेड इकोसिस्टम के बारे में बताना है, यानी लिखना है कौन कौन से होते हैं। तो क्रॉप फील्ड आप लिख सकते थे, ओके, और पार्क्स ऐसा भी आप लिख सकते थे, ओके, क्योंकि वहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स को क्या कहता है, इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, वी डू नॉट क्लीन ए पॉन्ड इन सेम मैनर एज वी डू इन एक्वेरियम, गिव रीजन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। क्या बोला जा रहा है कि हम लोग एक पॉन्ड को उस तरह से साफ नहीं करते हैं जिस तरह से हम लोग एक एक्वेरियम को करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए एक्वेरियम जो है वो हम लोग खुद बनाते हैं, यानी वो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम हो गया। आप इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं एक्वेरियम। ओके, तो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम हो गया, लेकिन जो पॉन्ड है वो क्या है, नेचुरल है, यानी वहाँ पानी आता जाता रहता है तो वो नेचुरली भी साफ होते रहता है। ओके, जिसके चलते ये जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा पॉन्ड को साफ करें, और साफ सुथरा रखना जरूरी है, बट ऐसा नहीं कि हाँ 5 दिन 6 दिन में जैसे हम लोग एक्वेरियम को साफ करते हैं, कोई डेली एक्वेरियम साफ करता है, कोई महीने में करता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पॉन्ड को डेली का डेली महीने में साफ किया जाए। ओके, क्योंकि वो नेचुरल सिस्टम से भी साफ हो जाता है। अब आगे क्वेश्चंस में देखिए क्या पूछा गया है 2A में, आप लोगों को बताना है नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट, यानी किस डायरेक्शन में फोर्स होगा। ओके, वो जो है किस रूल से निकाला जा सकता है, उस रूल का आप लोगों को लिखना था। ओके, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, एक स्टेट कंडक्टर है उसमें करंट जा रहा है, तो किस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ओके, वो जो स्टेट कंडक्टर है जिसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है परपेंडिकुलरली। ओके, तो आप लोग को वहां पे बताना था कौन सा रूल होगा और कौन सा, यानी रूल होगा कौन सा, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना था। ओके, तो यहाँ पे कौन सा रूल होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही फोर्स आ गया और करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर आ गया जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया परपेंडिकुलर है, सारी चीजों को मिला जुला के हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे लगना चाहिए, स्टेट करना था कि आपको क्या करना है, वी need to stretch our thumb, fourth finger and middle finger in such a way that they are mutually perpendicular to each other. If the fourth finger represents the direction of magnetic field, if the middle finger represents the direction of current, then the thumb will give the direction of force experienced by the conductor. Okay, current carrying state conductor. Next क्या है, an alpha particle while moving through a magnetic field get deflected या फिर get projected towards north, in which direction will an electron projected when it is passed through the same magnetic field। बोला जा रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल जो है जब पास हुआ मैग्नेटिक फील्ड से तो वो नॉर्थ की तरफ चल गया, यदि उसी डायरेक्शन में मतलब कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है उसे प्रोजेक्ट किया जाएगा तो किस डायरेक्शन से सेम मैग्नेटिक फील्ड से पास करेगा, ये आपके यहाँ पूछा गया था। ओके, यहाँ पे और करके आपको दिया गया सोलेनॉइड क्या होता है और एक सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है ये आपको बताना था। देखिए थर्ड क्वेश्चन में ये बोला गया कि वेरिएशन क्या होता है, 2 रीजंस हम लोगों को बताने हैं जो कि वेरिएशन को लीड करता है किसी पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन है उसमें वेरिएशन हो रहा है तो कौन से 2 कारण होते हैं जिससे वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन एक ऐसी चीज होती है, कैसी प्रॉपर्टी होती है जो कि अपने पेरेंट जनरेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, यानी पेरेंट जनरेशन में एग्जिस्ट नहीं करने वाले प्रॉपर्टीज जो कि
फ्यूचर जनरेशन में आ जाते हैं, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते थे कि अपने आसपास के जो भी स्पीसीज होते हैं उसमें जो चीज नहीं होते हैं वो दूसरे में होते हैं। यानी कि यदि ऐसा कुछ हो कि एक बैक्टीरिया है किसी जगह पर, बहुत सारे बैक्टीरिया, मान लीजिए 1-2 लाख बैक्टीरिया है, ओके, जिसमें कुछ बैक्टीरिया के पास हीट रेजिस्टेंट है, यानी वो हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं, हीट में भी जिंदा रह सकते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हीट में जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो जो नहीं रह सकते वो मर जाएंगे, लेकिन जो रह सकते हैं और जो नहीं रह सकते हैं उनके बीच में अंतर क्या है? उनके बीच में अंतर यही कि वेरिएशन है, एक रह सकता है और एक नहीं रह सकता है। यानी वेरिएशन का होना किसी भी पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी देता है। देखिए वेरिएशन होना इसलिए जरूरी होता है, देखिए सेकंड पार्ट आंसर मैं कर रहा हूं, वेरिएशन होना इसलिए जरूरी होता है, आपको यहाँ पे लिखना था वेरिएशन क्यों होता है ये आपको बताना है। ओके, तो वेरिएशन इसलिए होता है ताकि स्टेबिलिटी बना रहे पॉपुलेशन में, उसके साथ साथ प्रॉब्लम ना हो, और जो एग्जिस्टेंस है किसी भी इंडिविजुअल स्पीसीज का वो आगे चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और करके दिया गया, तो मुझे जहां तक लगता है ना कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इसे ही किया होगा, इसी अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि ये थोड़ा इजी था आप लोगों के लिए। ओके, क्या है क्वेश्चन? आप लोगों को बोला गया वायलेट फ्लावर प्लांट्स में और व्हाइट फ्लावर प्लांट्स में क्रॉस करवाया गया, तो प्लांट्स जो मिलेंगे F1 जनरेशन में, ओके, वो किस कैसे होंगे, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? तो देखिए एक है वायलेट और एक है वाइट। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना था कि डोमिनेंट कौन है, तो जो भी डोमिनेंट होता वो कौन, वही एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में। तो बस जो आपने डोमिनेंट किया वहां पे वही एक्सप्रेस करता है। तो वायलेट, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका जो है वायलेट होना चाहिए, क्योंकि वायलेट जो है यहाँ पे क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट होता है। हम लोग जानते हैं कि जो भी डोमिनेंट होता है F1 जनरेशन में जो है वही अपने आप को एग्जिबिट करता है। ओके, वही उसी का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे आंसर वायलेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गया है यहाँ पे, इफ द प्लांट्स F1 प्रोगेनी आर सेल्फ पोलिनेटेड, यानी F1 प्रोगेनी के प्लांट्स को जो सेल्फ पोलिनेट किया जाए तो ये क्या ऑब्जर्व किया जाएगा F2 प्रोगेनी में? तो F2 प्रोगेनी में ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि 3:1 का रेशियो होगा, यानी कि 3 प्लांट्स, ऐसा बोलिए मान लीजिए 4 प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाया गया, तो 4 प्लांट्स में से 3 प्लांट्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे टॉल, सॉरी वायलेट, यहाँ पे मैं टॉल ले रहा हूँ, यहाँ पे होंगे 3 प्लांट्स जो होंगे वो क्या होंगे, वायलेट होंगे 3 प्लांट्स, और वहीं पर एक प्लांट जो होगा वो क्या होगा, वाइट होगा। एक प्लांट जो वो क्या होगा गाइस, वो वाइट होगा। ओके, तो यहाँ पे ये आपको लिखना था कि इन F2 प्रोगेनी 75% इज violet and 25% is white. Okay, 25% flowers is white. यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है कि if 100 plants are produced in F2 progeny then how many plants, अब कितने प्लांट जो है वो रेसेसिव ट्रेट को दिखाएंगे? तो हम लोग जानते हैं रेशियो होता है 3:1 का। ओके, 3:1 का रेशियो होता है। अब इस 3:1 के रेशियो में ये जो होता है ये क्या होता है, डोमिनेंट, क्या होता है, डोमिनेंट, और ये क्या होता है, ये होता है रेसेसिव। ओके, ये होता है रेसेसिव। तो रेसेसिव कितने प्लांट्स दिखाएंगे 100 प्लांट्स में? 100 प्लांट्स में 75 जो है वो डोमिनेंट दिखाएंगे और 25 जो है वो रेसेसिव दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स विद हायर पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, इनमें से कौन से फ्लावर्स ऐसे हैं जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा होगा? मस्टर्ड, पपाया, वाटरमेलन और हिबिस्कस, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट, बाइसेक्सुअल फ्लावर के 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग को बताने थे। तो आप लोग जानते हैं, जितना आप लोग फ्लावर ये सब करके गए होंगे आप लोग जानते हैं क्या होगा इसका आंसर। ओके, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, दोनों का, ए और बी का, क्या आपने क्या लिखा था। जिनका इनका सही होगा मैं आपको बता दूंगा क्या है सही। आगे देखिए पूछा गया है, नेम द प्रोसेस सोन बियॉन्ड डिफाइनिटी, कौन सा प्रोसेस है? ये प्रोसेस जो है इसको हम लोग बोलते हैं रीजेनरेशन। क्या बोलते हैं? रीजेनरेशन। ओके, रीजेनरेशन। अब देखिए ये प्रोसेस हो गया और डिफाइन करना है। तो रीजेनरेशन का डेफिनेशन क्या होता है आप सभी को पता है। रीजेनरेशन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक देमसेल्स और या फिर कट देमसेल्स। ओके, हम लोग यहाँ पे मेनली क्या लिखेंगे, कट देमसेल्स एंड each individual get grown from the cut parts. ओके, कट पार्ट से इंडिविजुअल क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। सेकंड पूछा गया किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इस प्रकार के प्रोसेस को दिखाते हैं। ओके, तो क्या होना चाहिए मेनली इसका आंसर, रीजनरेटिव सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द डोमिनेंट ट्रायड, व्हाई कैन द फॉलोइंग 3 एलिमेंट कैन नॉट फॉर्म अ ट्रायड। देखिए क्या बोला गया है कि डोमिनेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि डोमिनेंट ट्रायड क्या होता है, और यहाँ पे नीचे जो भी 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं ये क्यों डोमिनेंट ट्रायड को शो नहीं कर सकते हैं। तब सभी को पता है डोमिनेंट ट्रायड में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का जो एवरेज होगा वो सेकेंड वाले
एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा, यानी फर्स्ट का एटॉमिक मास और थर्ड का एटॉमिक मास, जब दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे गाइस, जब हम लोग फर्स्ट और थर्ड का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे एटॉमिक मास। ओके, एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज एटॉमिक मास था वो सेकंड के इक्वल हो जाता है। ओके, इसका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, या ये डोमिनेट ने कहा था। डोमिनेट ट्रायड क्या था आप लोगों को इस प्रकार से एक्सप्लेन करना था। उसके बाद क्या बोला गया है कि ये तीन एलिमेंट्स क्यों डोमिनेट ट्रायड को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना था कि जब दोनों का हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, यानी एन और एस। ओके, जब हम लोग एन और एस का एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास, तो हम लोग देख रहे हैं कितना आ रहा है 75 प्लस 14 ओके बाई 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 89 बाई 2, यानी लगभग 45 मान लीजिए, लगभग कितना आ रहा है 45 आ रहा है। बीच वाला कितना दिया गया, बीच वाला 31 दिया गया। 31 और 45 में कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये नहीं बना सकते हैं डोमिनेटर। सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन में पूछा गया नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच फॉर्म द फर्स्ट टॉपिक लेवल ऑफ ऑल फूड चेन। सभी फूड चेन के फर्स्ट लेवल में, फर्स्ट टॉपिक लेवल में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी जाने प्रोड्यूसर लेवल में प्लांट्स होते हैं मेनली। ओके, उन्हें सबसे पहले क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं सोलर एनर्जी को, यानी सन से जो भी सोलर एनर्जी आता है, ये मान लीजिए सन है, इससे जो भी एनर्जी आ रहा है वो ये जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लिस्ट में है वो ट्रैप हो जाता है। ओके, तो इसलिए उन्हें कहा जाता है कि वो एकदम बेसिक हो जाते हैं, फर्स्ट टॉपिक लेवल वही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाट आर द ह्यूमन बीइंग्स मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय बायोमैग्निफिकेशन। क्यों, बायोमैग्निफिकेशन से सबसे ज्यादा ह्यूमन बीइंग्स ही अफेक्टेड होते हैं। तो इसमें आपको लिखना था कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो टॉप लेवल पर होते हैं, एंड टॉप लेवल में आते आते जो एक्यूमुलेशन होता है हार्मफुल केमिकल्स का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सेसिव हो जाता है, एंड एक्सेसिव होने के चलते ह्यूमंस को सबसे ज्यादा इफेक्ट झेलना पड़ता है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग सारी चीजें वो खाते हैं, मांस मछली भी खाते हैं, उसके साथ साथ वो भी टॉपिक लेवल के अंदर ही आया। ओके, उसके साथ साथ वो प्लांट्स को भी खाते हैं, उससे जो फल फ्रूट मिलते हैं वो सब सभी चीजों को खाते हैं। स्टेट वन इल इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर फ्रॉम नेचुरल इकोसिस्टम। यदि नेचुरल इकोसिस्टम से डिकम्पोजर, ये जो डिकम्पोजर होते हैं उन्हें हटा दिया जाए तो क्या होगा, यदि नेचुरल इकोसिस्टम से डिकम्पोजर को हटा दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा इकोसिस्टम को, क्योंकि चारों तरफ जो है वो डेड रिमेन्स ही देखने को मिलेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के। ये आप लोगों का मेनली मेंशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन है पूछा गया डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स एसआई यूनिट। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना है और उसके एसआई यूनिट को लिखना। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर बोनू चैनल आपने सभी ने लिखा होगा, अटेम्प्ट तो किया ही होगा। ओके, आप लोगों को क्या बोला गया है, 2 बल्ब्स रेटेड 100 वाट। ओके, यहाँ पर 2 बल्ब्स आप लोगों को बोला गया है, पहले का रेटिंग है 100 वाट एट 220 वोल्ट और यहाँ पे 60 वाट एट 220 वोल्ट पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो करंट कितना ड्रॉन होगा मेन से आपको बताना था। तो ये न्यूमेरिकल जो था ये आपके ये आपके एक्सरसाइज से था, यानी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया था। सबसे पहले आप लोगों को 2 बल्ब दिया गया है। ओके, 2 बल्ब का पहले का रेटिंग क्या है 100 वाट एट 220 वी और यहाँ पे 60 वाट एट 220 वी। ओके, उन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया इलेक्ट्रिक मेंस पर। ओके, और यहाँ पर आपको ध्यान देना था कि आपको मेनली पहले क्या निकालना होता, पहले आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना होता, उसके बाद यहाँ पे करंट जो है आप निकाल पाते। यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है, यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को आपको यहाँ पे लिखना था। आप लोगों को मैथमेटिकली इसे अच्छे से यहाँ पे दिखाना भी था कि जब एक एप्लियंस जिसका रेजिस्टेंस आर है उसे वी सोर्स वाले वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया और उससे टाइम टी के लिए आई करंट फ्लो होता है, तो किस प्रकार से आप लोग इसे दिखा सकते हैं। बेसिकली मैं बोलूँ तो ये जो सेट था आप लोगों का ये थोड़ा कठिन सेट था, एंड दूसरे सेट्स के बनिस्पत ये जो सेट मैं देख रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा नहीं, फिर भी थोड़ा कठिन आया था। यदि आप दूसरे सेट्स को देखेंगे उनके बनिस्पत ये जो सेट था वो थोड़ा कठिन आया है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पास बताना था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम से भी, फिर रेजिस्टेंस से भी, फिर करंट से भी, फिर वोल्टेज से भी, उसके लास्ट में आपको फॉर्मूला लिख के दिखाना था। क्या बोला कि 5 ओम रजिस्टर, एक 5 ओम के रजिस्टर को, क्या बोल ध्यान सुनिएगा, एक 5 ओम के रजिस्टर को एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है 6 वोल्ट पर। कितना एनर्जी होगा 10 सेकेंड पर, यानी टाइम दिया गया है, आर दिया गया है, टी दिया गया है और यहाँ पे आपको वी दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं वी स्क्वायर बाई आर, ओके, इंटू टी, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का एनर्जी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग इजिली लगा सकते थे। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था, जिसमें
आप लोगों को लेंथ 2 मीटर दिया गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आप लोगों को दे ही दिया गया है। यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे दिया गया था, निकालना नहीं था। 2 मार्क्स मिलेंगे आपको इसके पीछे। मैं इसका सोल्यूशन नहीं दिखा रहा हूँ। देखिए आपको मेनली जो फॉर्मूला लगाना था वो कौन सा होता, आर निकालना है तो रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। अब आपको क्या बोला गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रो की जगह पे ये वाला पार्ट जाता है, एल की जगह पे ये पार्ट और ए की जगह पे ये वाला पार्ट जाता है। यानी आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखते रो यानी 2.8 इंटू 10 टू द पावर -8। ओके 2.8 इंटू 10 टू द पावर -8 रो हो गया। एल आपको दिया गया है 2 बाई ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1.55 इंटू 10 टू द पावर -6। बस इसी को आप लोगों को सॉल्व करना था। यदि आप इसे सॉल्व नहीं कर पाए हैं, इतना भी यदि आपने लिखा फॉर्मूला और इसे लिख दिया है तो समझिए आपको इसमें से 2 में से 1 मार्क्स जो है इसे मिल जाएगा। आगे क्या बोला गया है, व्हाई आर एलॉयज प्रेफर्ड ओवर प्योर मेटल्स टू मेक द हीटिंग एलिमेंट। देखिए क्यों ऐसा कहा जाता है कि एलॉयज ज्यादा अच्छे होते हैं प्योर मेटल से, क्योंकि देखिए हीटिंग एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए हीटिंग एलिमेंट जो होता है किसी भी इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस का, तो वहां पर हम लोगों को मेनली किसकी जरूरत होती है, जैसे आयरन है तो आयरन में क्या करते हैं हम लोग को उसकी गर्मी की जरूरत होती है। हीटर तो क्या चाहिए, उसका हीट चाहिए, गर्मी चाहिए। तो गर्मी ज्यादा कौन देगा, यानी हीट ज्यादा किसमें डेवलप होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी जो जितने तेजी से करंट को अपोज करेगा, करंट के फ्लो को अपोज करेगा, उतने तेजी से उसमें क्या होगा, हीट डेवलप होगा। और जितने तेजी से हीट डेवलप होगा उतना वो हीट होगा, और जितना वो हीट होगा उतना ज़्यादा हमें अच्छा होगा। इसका मतलब हमारे लिए तो हमें यही चाहिए कि रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होना चाहिए। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी तो करंट को अपोज करेगा, करंट अपोज होगा तभी तो जाकर के करंट तभी तो जाकर हीट जो है वो फॉर्म होगा, और हीट फॉर्म होगा तो हम लोग उसका यूज करेंगे। इसका मतलब आपको बेसिकली यहाँ पे एलॉय अच्छा है या फिर प्योर मेटल। तो हम लोग जानते हैं कि प्योर मेटल का जो रेजिस्टिविटी होता है प्योर मेटल का वो थोड़ा कम होता है, वहीं पर एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होता है वो थोड़ा ऊपर की ओर होता है, यानी ज्यादा होता है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा करंट को अपोज करेगा, करंट को जितना ज्यादा अपोज करेगा उतना ज्यादा वो हीट डेवलप करेगा। तो हमें हीट से काम है, हीट से मतलब है, तो हीट ज्यादा कौन करेगा, हीट करेगा हमारा एलॉय। जब एलॉय ज्यादा हीट करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया तो सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्रॉस वाज मेड बिटवीन ग्रीन स्टेम्ड टोमेटो प्लांट डिनोटेड बाय जीजी एंड प्योर स्टेम्ड टोमेटो पर्पल स्टेम्ड टोमेटो प्लांट डिनोटेड एज स्मॉल जी टू ऑब्टेन F1 प्रोगनी। व्हाट कलर ऑफ स्टीम वुड यू एक्सपेक्ट इन F1 प्रोगनी। F1 प्रोगनी में कौन सा कलर होगा, तो F1 प्रोगनी में जो होगा वो हम लोगों को यही देखने को मिलेगा, ग्रीन स्टीम। क्या होगा, ग्रीन स्टीम। तो F1 प्रोगनी में मेनली ग्रीन कलर हम लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट गिव द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टीम्ड फ्लावर इन F1 प्लांट आर अलाउड टू सेल्फ टू प्रोड्यूस F2 प्रोगनी। तो परसेंटेज देना तो क्या होगा आंसर 75% एंड 25%। ओके पर्पल स्टीम फ्लावर का देना है, यानी पर्पल होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रीन यानी ग्रीन डोमिनेंट है। ओके और यहाँ पे पर्पल छोटा, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा, आप लोगों का आंसर जो होगा वो होगा 25%। ओके मैंने दोनों को बता दिया था, यहाँ पे उन लोगों को 25% ही डिनोट करना था, लिखना था। नेक्स्ट क्या बोला, राइट द रेशियो। F2 प्रोगनी में रेशियो क्या होता है, हम लोग जानते हैं 3:1 होता है, 3:1 होता है, ये आपका होता है। आगे देखिए आगे क्या बोला गया है, गिव 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। हम लोगों को 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर दिखाने हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। सैचुरेटेड का क्या मतलब होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ओके सिंगल बॉन्ड जब यहाँ पे देखिए सैचुरेटेड का क्या मतलब होगा, सैचुरेटेड का मतलब होगा कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है। और जब सिंगल बॉन्ड कब बनता है, जब एल्केन मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पर चार्ज चाहिए मतलब यहाँ पे ब्यूटेन चाहिए हम लोगों को। और ब्यूटेन का क्या दिखाना होगा, ब्यूटेन का दिखाना होगा आइसोमर्स। क्या दिखाना होगा, ब्यूटेन का दिखाना होगा हम लोगों को आइसोमर्स। तो ब्यूटेन का आइसोमर्स हम लोगों को यहाँ पे बना देना था। कैसे बनता है देखिए, सबसे पहले सी आपको 4 बार इस प्रकार से दिखाना था। उसके बाद जब चाहते तो इस प्रकार से कर सकते थे सी और यहाँ पे एक लगा देते। इसको आप लोगों को दिखा देना था। 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर, 2 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे दिखाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, व्हाट आर दीस 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉल्ड। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है आइसोमर्स। बस इसी वर्ड का आप लोगों को यहाँ पे लिख देना था, आइसोमर्स। नेक्स्ट देखिए, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना था और कॉमन नेम, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ब्यूटेन का C4H10। ओके ये होता है C4H10, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। और कॉमन नेम क्या होगा, तो ब्यूटेन। ओके कॉमन नेम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन ही बोलते हैं। तो आगे क्या ऑल्सो राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके एल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोगों को लिखना था। यानी एल्काइन हम लोग सभी जानते हैं, अभी हमने डिस्कस भी किया था एल्काइन के बारे में। तो एल्काइन क्या होता है, मेनली एल्काइन जो होता है वो होता है CnH2n-2। अब यहाँ पे Cn की जगह क्या हो जाएगा, n = 4 होगा। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि C4H2n की जगह 2 × 4 - 2 CnH2, ये n वाला पार्ट हो गया और ये वाला
2n-2, ओके। तो 2n-2 यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हम लोगों ने अभी क्या किया, CnH2n-2, ओके। तो n की जगह में क्या आएगा, 4 आएगा, ओके। तो C4H2 × 4-2, इसे हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। C4H8-2, इसका मतलब C4H6, ओके। इस प्रकार से आपका होना चाहिए। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया, राइट द नंबर ऑफ, अच्छा यहाँ पे और करके दिया गया है। और में क्या है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी को पता है, C6H6, ओके। ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे एक C लगाए, यहाँ पे एक C, यहाँ पे एक C, यहाँ पे एक C, यहाँ पे एक C और यहाँ पे एक C। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनाए, फिर सिंगल बनाए, फिर डबल बनाए, फिर सिंगल बनाए, फिर डबल बनाए और फिर सिंगल बनाए। तो ये बेंजीन का हो जाता है। आप लोगों को लिखना था बेंजीन, ओके। पहले इस प्रकार से आपको लिखना था बेंजीन। बेंजीन के बाद यहाँ लिखना था C6, ठीक है, C6H6। उसके बाद यहाँ लिखना था स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। उसके बाद जो मैंने बनाया, आपको बनाना था कुछ इस प्रकार से, ओके। इस प्रकार से आप लोगों को बनाना, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। अब देखिए, अच्छा सिंगल ना, सिंगल, यहाँ पे इस प्रकार से बनाना था। उसके बाद आपको H लगाना था, सारी जगह एक H, यहाँ पे एक H लगता है, यहाँ पे आपका 2 मिनट, यहाँ पे आपका एक H लग जाता, फिर आपका यहाँ एक H लग जाता, फिर यहाँ पे एक, सारी जगह आपको एक एक H लगा देना था, ओके। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना था इसे। अब आगे देखते हैं क्या बोला गया है, राइट द नंबर ऑफ सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन। बेंजीन में कितने सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने क्या किया, एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से क्या है, 3 डबल बॉन्ड, 1 2 3 डबल बॉन्ड, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड, यानी 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड, यानी 3 सिंगल बॉन्ड जो है वो बनते हैं और 3 फिर डबल बॉन्ड भी बन जाते हैं, ओके। इस प्रकार से आपको लिखना था। आगे क्या बोला गया वो समझिए, विच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्काइंस। एल्काइंस किन्हें कहा जाता है, एल्काइंस किन्हें कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं। एल्काइंस उन्हें कहा जाता है जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब अनसैचुरेटेड में भी कौन से, जिनका जो कंपाउंड्स के बीच में जो फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, वो डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, यानी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाए, उसे क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। लिस्ट टू एडवांटेजेस अडॉप्टिंग द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए, एटॉमिक नंबर को अडॉप्ट करने से क्या 2 एडवांटेजेस निकल करके आए, तो मेनली यहाँ पे आइसोटोप्स का जो प्रॉब्लम मेनली में देखने को मिला था, आइसोटोप्स, ओके। आइसोटोप्स का जो प्रॉब्लम था वो आप लोगों का सॉल्व हो गया। और यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, आइसोटोप्स का जो प्रॉब्लम मेनली में था वो सॉल्व हो गया। सेकेंडली जो हुआ था वो ये हुआ था ना कि प्रिडिक्शन, यानी प्रिडिक्शन मतलब कि 2 नोन एलिमेंट्स के बीच में कितने और एलिमेंट्स आ सकते हैं ये भी प्रिडिक्ट किया जा सकता था। यानी यदि हम लोगों को कोई 2 एलिमेंट्स पता है, मान लीजिए उस टाइम पे कि हाँ एक का एटॉमिक नंबर जो है वो 10 है और एक का एटॉमिक नंबर 20 है, ओके। तो हम लोग ये जान सकते हैं कि उन दोनों के बीच में और कितने आ सकते हैं, कौन से 11 12 13 14 15, ठीक है, 16 17 18 19, ओके, ये आ सकते हैं। यानी लगभग 9 एलिमेंट्स और जो है उनके बीच में आ सकते हैं। तो प्रिडिक्शन ऑफ नोन एलिमेंट्स, प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन 2 नोन एलिमेंट्स, ये आपको यहाँ पे लिखना था। 2 एडवांटेजेस मेनली आपको लिखने थे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एक्स, एटॉमिक नंबर 13 एंड वाई। आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था एक्स का यानी एटॉमिक नंबर 13 है तो के शेल आपको ऐसे लिखना था, के शेल, एल शेल, एम शेल, यानी 2 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 3 हो गया। वैसे ही आपको एक्स का हो गया, ये आपको वाई का लिखना था, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओके। तो यहाँ पे 2 हो जाता, फिर 8 हो जाता, फिर यहाँ पे आपका 8 हो जाता और फिर यहाँ पे 8 हो जाता, सॉरी 8 नहीं 2 और 10 और 18 यहाँ पे 2 हो जाता, ओके। 8 मैंने लिख दिया था तो 2 हो जाता। इस प्रकार से आप लोगों को शेल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देना था। यहाँ पे सेक्शन सी में क्या बोला गया है, स्टूडेंट फिक्सेस अ व्हाइट शीट ऑन ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल, शी प्लेसेस अ बार मैग्नेट एट द सेंटर ऑफ इट एंड sprinkles some iron filings around it, the bar magnet using a salt sprinkler on tapping the board gently, the sheets of the iron fillings have arranged themselves in particular pattern, draw a diagram to show the pattern of iron fillings। देखिए ये क्वेश्चन जो आपके एक्टिविटी से पूछा गया था, एनसीईआरटी एक्टिविटी में दिया गया था, आप लोगों को आयरन फिलिंग्स का पैटर्न दिखाने के लिए क्या करना, डायग्राम बनाना है। तो कैसा होगा, कंसेंट्रिक सर्कल, इस प्रकार से आपको कंडक्टर बनाना था, उसके बाद यहाँ पे आपको कंसेंट्रिक सर्कल बना करके दिखा देना था, ओके। इस प्रकार से कंसेंट्रिक सर्कल। अब देखिए करंट ऊपर यदि जा रहा है मान लीजिए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका इधर के साइड होगा, ऐसे होगा कुछ इस प्रकार से,
इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको बना करके दिखाना था एग्जाम के पेपर में। व्हाट डज दिस पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग डिमॉन्स्ट्रेट, ये जो पैटर्न है आयरन फिलिंग से वो क्या डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, वो ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस लाइन में जा रहे हैं। वो ये जो हम कंसेंट्रिक सर्कल बनाए अभी वो क्या दिखाते थे, वो दिखा थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो वो किस डायरेक्शन में है। आगे देखिए, आगे पूछा गया यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर, हाउ इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट डिटरमाइंड यूजिंग फील्ड लाइन, फील्ड लाइंस की मदद से कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो क्यों इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, तो हम लोग जानते हैं इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यदि वो इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन के पॉइंट पर, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो हमारा कंपास होगा उसे एक सेम टाइम पर दो डायरेक्शंस दिखाने होंगे, जो कि इम्पॉसिबल का काम होता है। हाउ आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाद मैंने ड्रॉन यूजिंग कंपास नीडल से कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, और एक मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को दिखाना था कंपास के हेल्प से, यानी कंपास से कैसे जो डायग्राम बनता है आपकी बुक में दिया गया है, उससे कैसे आप लोग दोनों साइड ऑफ मैग्नेट में कैसे बना सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आपको बना करके दिखाना भी था। ये भी मैं कहूँ तो ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था ये आपका थोड़ा हार्ड आया था, एंड दूसरे जो सेट्स थे उनका जो इजी पेपर आया है, आप लोग जाकर के देख भी सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि मैं आपको ये कर दूंगा आपका पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था, बट हाँ लेवल का था थोड़ा पेपर, दूसरे सेट जो थे थोड़े वो हल्के मॉडरेट टाइप के थे। ओके, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप बोलेंगे कि नहीं हमारा पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, यदि एग्जामिनेशन वैसे नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, मतलब कि पेपर मॉडरेट ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बट क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ऊपर वाला था। ओके, आगे देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला गया, व्हाई इज द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग कॉल्ड मिसमैच पेयर इन टर्म्स ऑफ टाइप एंड साइज। ह्यूमन बीइंग्स में हम लोग क्या देखते हैं कि जो मेल होता है उसके पास होता है XY सेक्स क्रोमोसोम, और जो फीमेल होती हैं उनके पास होता है XX। ओके, यहाँ पे मिसमैच हुआ कि नहीं, एक के पास XY और एक के पास XX है, तो यहाँ पे मिसमैच जो है वो देखने को मिलता है। ओके, टाइप में भी और साइज में भी। आगे देखिए, इफ द जामेट्री इज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अच्छा 2 मिनट तो नीचे हो गया ये वाला, हाँ क्या बोला गया है यहाँ पे आप लोगों को, इफ द गैमेट हैव ऑलवेज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन हाउ इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर्ड इन द ऑर्गेनिज्म। देखिए, तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है कि यदि 46 क्रोमोसोम था वो 23 हो जाता है। ओके, यहाँ से 46 तो यहाँ पर भी आपको हो जाएगा कितना, 46 का 23 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 23। अभी 23 मिलकर क्या बनेंगे, 46 बनेंगे, तो ये 46 जो वापस से रिस्टोर हो जाता है। इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करके दिखा देना था। अब नेक्स्ट, 2 एनिमल्स हुज सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ दिस सेक्स डिटरमिनेशन। आप लोगों को बताना है 2 एनिमल्स जिनका सेक्स जो है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है, तो एग्जांपल्स स्नेल ये सब आप लोग लिख सकते थे। ओके, जो हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं जिनके दोनों सेक्स होता है। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द सेक्स डिटरमिनेशन, उनके सेक्स डिटरमिनेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देना था। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट सो हाउ सेक्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए, फ्लो चार्ट के हेल्प से आप लोगों को जेनेटिकली किस प्रकार से ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटरमाइन होता है, कैसे करना था। देखिए, सिंपली आप लोग 2 तरह से बना सकते थे। एक सिंपली आप लोग एक्स वाई लिख सकते, एक्स लिख सकते थे, एक्स को इससे इस प्रकार से फ्यूज करा सकते थे। ओके, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे लिख सकते थे कि पहले एक्सप्लेन करते कि हाँ 44 जो होता है, फिर एक्स और एक्स वाई जो होता है 44 प्लस एक्स वाई, ये सेक्स क्रोमोसोम होता है। ओके, उसके बाद एक्स और एक्स वाई जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स और एक्स वाई क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। यहाँ पे आपको पहले इसे लिखना था। उसके बाद यहाँ पे 44 प्लस एक्स और सॉरी 44 प्लस एक्स और फिर 44 प्लस वाई एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई उन दोनों को दिखाना था। इससे निकालना था 2 को, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, फिर यहाँ पे 22 प्लस एक्स दोनों को आप लोग इस प्रकार से फ्यूज करा करके दिखाना था। सॉरी, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा इस प्रकार से पैटर्न बनाना था। ओके, और इस वाले को इससे आप लोगों को फ्यूज करवा देना था। उसके बाद ये वाला जो सेकंड वाला उसको एक बार फर्स्ट से, और ये जो है इस प्रकार से यहाँ पे एक बना, यहाँ पे एक बना, यहाँ पे एक बनता, आपका यहाँ पे एक बनता। तो इस प्रकार से आपको 4 बना करके दिखाने थे फ्लो चार्ट में। इस प्रकार से आपका ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर उन्होंने कंप्लीट करवा दिया, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। इसके बाद यदि आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपके किसी फ्रेंड का कोई दूसरा सेट आया तो आप लोग उसे भेज दीजिएगा ताकि वो लोग भी देख पाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।